दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। इंसानों ने खुद को योद्धाओं, जादूगरों और अलग अलग कॉम्बैट क्लासेस में ढाल लिया था। चारों तरफ खतरों से भरी रहस्यमयी डंजन्स थीं, जहां लोग अपनी ताकत बढ़ाने और दानवों से लड़ने के लिए जाते थे। मानवता एक नए युग की ओर कदम बढ़ा रही थी, जहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी दुनिया के एक कोने में स्थित मंदिर के कोर्टयार्ड में जमीन धूल से सनी हुई थी। मर जा साले कचरे! एक जोरदार पंच की आवाज गूंजी। एक नौजवान, जिसे यांग परिवार से निकाल दिया गया था, सीधे जमीन पर जा गिरा। उसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई नामो निशान नहीं था। उसके सामने खड़ा था यांगकून, उसी परिवार का एक घमंडी और ताकतवर सदस्य। उसके हाथों में आग की लपटें सुलग रही थीं। अपनी औकात से ज्यादा मत उड़, जमीन पर गिरे लड़के ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। आज जो अपमान तुम्हारे यांग परिवार ने मुझे दिया है, एक दिन मैं इसका बदला 100 गुना, 1000 गुना करके चुकाऊंगा। यांग कुन जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में जहर और हिकारत साफ झलक रही थी। हा हा हा, बदला लेगा? तुम जैसे कचरे का टुकड़ा हमसे बदला लेगा? उसने अपना भारी पैर हवा में उठाया और सीधे लड़के के सीने पर दे मारा। अपनी ये बेकार सोच अगले जन्म के लिए बचाकर रख। यांग कुन ने चिल्लाते हुए लड़के को जमीन पर बेरहमी से दबोच लिया। उसने उसके बाल पकड़कर सिर जमीन पर पटकने के लिए हाथ उठाया ही था, लेकिन लड़का अभी भी अपनी कोहनियों के सहारे खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। ऐसा लग रहा था कि आज उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अचानक पूरे वातावरण में एक शांत मगर बेहद प्रभावशाली आवाज गूंज उठी। उस आवाज में ऐसा दबाव था जिसने यांगकुन के कदमों को वहीं रोक दिया। यांगकुन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक दिव्य औरत खड़ी थी। उसके सिर के पीछे एक पवित्र हेलो चमक रहा था और उसने सफेद व सुनहरे रंग की बेहद खूबसूरत रोब पहन रखी थी। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, मानो वह सीधे इंसान की आत्मा के पार देख सकती हो। जमीन पर गिरे एक लड़के पर चिल्लाते हुए एक घमंडी युवक बोला, धत्त! तुम खुशकिस्मत हो जो अपनी जान बचाकर यहां से जा रहे हो। तभी अचानक एक शांत, सबकी निगाहें तुरंत उस दिशा में घूम गईं। एक प्रीस्टेस आगे बढ़ी और कड़े स्वर में बोली, रुक जाओ, ये जॉब चेंज टेम्पल है, तुम यहां कोई हंगामा नहीं कर सकते। घमंडी युवक ने गुस्से से दांत भींचे, जमीन पर जोर से पैर पटका और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। प्रीस्टेस ने नीचे बैठे लड़के की ओर अपना कोमल हाथ बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़के ने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और फीकी मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। तभी मंदिर के विशाल हॉल से एक जोरदार घोषणा गूंजी। प्रवेश द्वार के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, ज्वानजी शनदियान, क्लास चेंज टेम्पल। क्लास चेंज सेरेमनी शुरू हो रही है, सभी लोग कतार में खड़े हो जाएं। हॉल के अंदर युवाओं की भारी भीड़ जमा थी। इस अपोकैलिक वर्ल्ड में कॉम्बैट क्लासेस सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती थीं। नियम बिल्कुल साफ था, जिसका क्लास जितना दुर्लभ होगा, उसकी ताकत और क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। एक एक करके सभी युवा आगे बढ़ रहे थे और एक जादुई क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रख रहे थे। सबसे पहले एक हट्टे कट्टे युवक ने क्रिस्टल बॉल को छुआ। तुरंत नीली रोशनी चमकी और एक भारी आवाज गूंजी, अवेकेंड, डी रैंक कॉम्बैट क्लास, सोल्जर। भीड़ में हलचल मच गई। इसके बाद दूसरा युवक आगे बढ़ा। जैसे ही उसने क्रिस्टल बॉल को छुआ, हरे रंग की रोशनी फैल गई। अवेकेंड, सी रैंक कॉम्बैट क्लास, अप्रेंटिस मेज। अब बारी उस घमंडी लड़के की थी जिसने बाहर हंगामा किया था। उसका नाम था यांगकुन। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रख दिया। अचानक पूरा मंदिर सुनहरी और लाल जादुई रोशनी से चमक उठा। बिजली जैसी ऊर्जा हवा में तैरने लगी। आसपास खड़े लोग हैरानी से पीछे हट गए। तभी मंदिर के मुख्य प्रीस्ट ने ऊंची आवाज में घोषणा की, यांगकुन, अवेकेंड, बी रैंक रेयर क्लास, ट्रेनी हीरो। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा, लेकिन भीड़ के पीछे खड़ा वह साधारण लड़का शांत आंखों से सब कुछ देख रहा था, क्योंकि अब क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की अगली बारी उसकी थी। तभी भीड़ में से एक आवाज गूंजी, कितना शक्तिशाली है! जैसा कि यंग परिवार के बड़े युवा मालिक से उम्मीद थी, उनका पहला क्लास चेंज ही सीधे बी रैंक का है। दूसरी तरफ से एक आदमी उत्साह में बोला, हाँ यार, आमतौर पर ज्यादातर लोगों को सिर्फ डी रैंक ही मिलता है। किसी को सी रैंक मिल जाए तो वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन बी रैंक। उसने गहरी सांस ली और यांगकुन की तरफ देखते हुए कहा, इस ताकत के साथ यंग परिवार अब सीधे आसमान छूने वाला है। उसी भीड़ में एक युवक चुपचाप खड़ा था।
यांग चेन। उसकी आंखों में उदासी और भीतर दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी यांग कुन घमंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ा और ताना मारते हुए बोला, यांग चेन, तुम जैसे कचरे के लिए सबसे सही क्लास पता है क्या? वह जोर से हंसा। तुम तो बस डी रैंक फार्मर बनने के ही लायक हो। भीड़ में कई लोग हंस पड़े। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे दया भरी नजरों से देखा। यांग चेन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। उसे याद आने लगा कैसे कॉम्बैट टैलेंट न होने के कारण उसे परिवार से निकाल दिया गया था, कैसे उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था और कैसे उन्हीं लोगों ने उसे कचरा कहकर अपमानित किया था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। अगर मुझे यंग परिवार से अपना बदला लेना है, उसने मन ही मन कसम खाई, तो मुझे हर हाल में एक कॉम्बैट क्लास जागृत करनी ही होगी। दृढ़ निश्चय के साथ यांग चेन अवेकनिंग ऑल्टर की ओर बढ़ा। पूरा हॉल शांत हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना हाथ उस जादुई नीले ऑब पर रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां ऑब से टकराईं, नीली बिजली और रहस्यमयी जादुई रोशनी पूरे ऑल्टर में फैल गई। तभी मशीन से एक भारी आवाज गूंजी, क्लास अवेकेंड लेवल 1। लेकिन अगले ही पल ऑर्ब के अंदर कुछ अजीब होने लगा। मशीन लगातार बीप बीप की आवाज निकालने लगी, मानो कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई हो। यांग चेन का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या हो रहा है? भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी कुटिल हंसी के साथ चिल्लाया, अरे देखो, अगर इसके पास कोई क्लास ही नहीं निकली तो ये कचरों में भी सबसे बड़ा कचरा निकला। बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा था ना, ये बेकार है। यंग परिवार ने इसे निकालकर सही किया। कुछ लोग तो तरस खाते हुए सिर हिलाने लगे। लेकिन तभी माहौल बदलने लगा। यांग चेन का हाथ अभी भी ऑब पर था। अचानक पूरे हॉल का तापमान गिरने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं। भीड़ में खड़े एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? दूसरा डरते हुए बोला, क्या तुम सब महसूस नहीं कर रहे हैं? अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है? पूरा अवेकनिंग ऑल्टर रहस्यमयी सन्नाटे में डूब गया। अगले ही पल यांग चेन के शरीर से भयंकर काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक डरावनी डार्क ऑरा तूफान की तरह उसके चारों तरफ घूमने लगी। हवाएं चीखने लगीं। हॉल की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। वेदी पर खड़े प्रीस्ट्स डर के मारे पीछे हट गए। आसपास मौजूद लोगों के चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। यांग चेन ने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। ये क्या है? तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! नीली और काली जादुई ऊर्जा का विशाल बवंडर यांग चेन के शरीर में समाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। ऑर्ब से इतनी तीव्र रोशनी निकली कि पूरा अवेकनिंग ऑल्टर कांप उठा। लोगों की आंखों में डर भर गया। यह साफ था, यह कोई साधारण डी रैंक या बी रैंक शक्ति नहीं थी। यह किसी प्राचीन, विनाशकारी और अज्ञात कॉम्बैट क्लास की जागृति थी। एक ऐसी शक्ति जो पूरे साम्राज्य को हिला देने वाली थी। हवा में एक तैरता हुआ डिजिटल पैनल दिखाई देने लगा। अवेकनिंग सक्सेसफुल, एसएसएस रैंक स्पेशल क्लास, डार्क समनर। पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या एसएसएस रैंक? परीक्षा ले रहे बुजुर्ग गुरु के हाथों से उनकी क्रिस्टल बॉल टूटकर जमीन पर बिखर गई। एक छात्र कांपती आवाज में बोला, मुझे तो लगा था एस रैंक ही सबसे ऊंचा होता है। ये एस रैंक कहां से आ गया? वेदी पर सफेद और नीले वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके हाथों से नीली व बैंगनी आग की लपटें निकल रही थीं। उसका नाम था यांग चेन। लेकिन जैसे ही उसकी स्टेटस विंडो सामने आई, गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। नाम यांग चेन, लेवल 1 स्टैमिना 172, मना 65 स्पीड, 19 फिजिकल डिफेंस, 25 मैजिक डिफेंस, 45 डेक्सटेरिटी, 16 स्पेशल एबिलिटी डेथ गॉडेस, डार्क नाइट को समन कर सकता है। कॉस्ट 5000 स्टैमिना प्लस 1000 माना। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। गुरु ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, यांग चेन, तुम्हें हिडन क्लास मिलने पर बधाई। उन्होंने कुछ पल रुककर उसकी तरफ देखा। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार इस तरह की क्लासेस की कीमत बहुत भारी होती है। उन्होंने आगे समझाया, समनिंग स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए अत्यधिक माना और स्टैमिना चाहिए होता है। तुम्हारी पहली समन को बुलाने के लिए ही 5000 स्टैमिना चाहिए, जबकि तुम्हारे पास कुल 172 स्टैमिना है। भीड़ में हलचल मच गई। गुरु ने तिरस्कार भरी नजर से कहा,
असल लड़ाई में तुम्हारी ताकत शायद एक सी रैंक या उससे भी नीचे डी रैंक जितनी होगी। उन्होंने मुंह फेर लिया। समोनर क्लासेस को संभालने के लिए बहुत पैसा और संसाधन चाहिए होते हैं, और एक ऐसा बेकार युवा मालिक जिसे उसके खुद के परिवार ने घर से निकाल दिया हो। उनकी आवाज और ठंडी हो गई। वह इसका खर्च कभी नहीं उठा सकता। फिर उन्होंने उपहास भरी हंसी के साथ कहा, हूं, एक कचरा एसएसएस रैंक। तुम सच में एक एसएसएस रैंक कचरा हो। गुरु की बातें सुनते ही कई छात्र हंसने लगे। कुछ के चेहरों पर ईर्ष्या थी तो कुछ के चेहरे पर खुला हुआ मजाक। तभी भीड़ में से एक घमंडी भूरे बालों वाला लड़का आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैली हुई थी। वह यांग चेन के सामने आकर बोला, क्यों ना हम एक छोटा सा स्पार करें। उसने जोर से हंसते हुए चारों तरफ देखा ताकि यहां मौजूद हर कोई देख सके कि यह महान एसएसएस रैंक वास्तव में कितना शक्तिशाली है। भीड़ में खड़ी एक लड़की यह देखकर परेशान हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, यह बहुत जाती है। वह साफ तौर पर अपनी ताकत और रुतबे के दम पर यांग चेन को बुली कर रहा है। लेकिन यांग चेन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके हाथों में नीली आग अब भी जल रही थी। तभी यांग परिवार का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, कोई भी बीच में दखल नहीं देगा। यह यांग परिवार का आंतरिक मामला है। बुजुर्ग की बात सुनकर एमसी के चेहरे पर एक हल्की कुटिल मुस्कान उभर आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है फिर चचेरे भाई, चलो एक अच्छा स्पार करते हैं। सामने खड़ा भूरे बालों वाला लड़का गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और हवा में लहराते हुए चिल्लाया, हा हा हा, तुमने यह खुद कहा था, तलवारों की कोई आंखें नहीं होती, नरक में जाओ। वह पूरी ताकत के साथ एमसी की तरफ झपटा, मानो एक ही वार में उसे खत्म कर देना चाहता हो। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, अचानक जमीन फट गई। एक कंकाल जैसा हाथ मिट्टी से बाहर निकला और उसने तलवार का वार बीच में ही रोक दिया। पूरा हॉल डरावनी चीखों से गूंज उठा। नीली आग के बीच से भयानक खोपड़ियां प्रकट होने लगीं। चारों तरफ मौत जैसी ठंडी हवा फैल गई। हमला करने वाला लड़का डर के मारे कांप उठा। वह पीछे गिर पड़ा और दहशत में चिल्लाया, क्या भू भूत यहां भूत है। अपने चचेरे भाई को डर से कांपता देखकर एमसी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने शांत लेकिन घमंडी आवाज में कहा, मूर्ख, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कैसी शक्ति जगाई है। तभी हवा में एक चमकता हुआ सिस्टम स्टेटस बॉक्स प्रकट हुआ। एसएसएस रैंक क्लास टैलेंट, सैक्रिफिशियल एग्जिबिशन स्पेशल इफेक्ट, समनिंग कॉस्ट को 99% तक कम करता है। रिजल्ट, डेथ गॉडेस डार्क नाइट को बुलाने के लिए अब केवल 50 स्टैमिना और 10 म्याना की आवश्यकता होगी। पूरा हॉल सन्न रह गया। 99% कॉस्ट रिडक्शन, यह तो असंभव है। इसका मतलब वह अपनी समन्स को लगातार बुला सकता है। लोगों के चेहरों पर अब मजाक नहीं, डर दिखाई दे रहा था। एमसी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में नीली और काली जादुई ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। बिजली की चमक पूरे हॉल में फैल गई। अचानक उसके पीछे एक विशाल मैजिक सर्कल प्रकट हुआ। नीली लपटों के बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावनी देवी दिखाई देने लगी। उसकी आंखें बंद थीं। उसके काले वस्त्रों पर खोपड़ियों के निशान चमक रहे थे। उसके चारों तरफ मौत जैसी ठंडी औरा घूम रही थी। पूरा हॉल भय से कांप उठा। तभी एमसी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ हवा में आदेश दिया, मैं आह्वान करता हूं मृत्यु की देवी डार्क नाइट। मंदिर के विशाल प्रांगण में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सामने खड़ी सफेद बालों वाली रहस्यमयी महिला को देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके चारों तरफ नीली और काली ज्वालाएं घूम रही थीं। उसकी मौजूदगी मात्र से हवा भारी हो गई थी। भीड़ में खड़े लोग सुन्न होकर उसे घूर रहे थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक चीख सुनाई दी। असंभव! वह यांगकुन था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और पागलों की तरह चिल्लाया, तू नीच कचरा, तूने इसके जैसी चीज को कैसे समन कर लिया? उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। यह नामुमकिन है। तू तो बिना किसी टैलेंट वाला बेकार इंसान था, सिर्फ एक कचरा। उसका घमंड इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़के को वह हमेशा नीचा दिखाता आया था, वही अब ऐसी भयावह शक्ति का मालिक बन चुका था। तभी सफेद बालों वाली रहस्यमयी महिला की बंद आंखों में लाल चमक उभर आई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से अपनी उंगली होठों पर रखी और ठंडी आवाज में बोली, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अचानक उसकी आंखों से अदृश्य लेकिन घातक ऊर्जा की लहर निकली। पूरा हॉल कांप उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धड़ाम! एक भयानक शक्ति सीधे यांगकुन से टकराई।
उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला और उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराया, सब कुछ शांत हो गया। कोई हरकत नहीं, कोई सांस नहीं। भीड़ में खड़े एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, यंग मास्टर, यांग एक ही पल में मारा गया। पूरे मंदिर में दहशत फैल गई। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी मंदिर का एक बुजुर्ग गुस्से से कांप उठा। उसने एमसी की तरफ उंगली उठाई और गरजते हुए बोला, धृष्टता। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मंदिर के अंदर किसी की जान लेने की हिम्मत, यह सरासर कानून का उल्लंघन है। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। वह हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, यह आपसी सहमति से हुआ एक फेयर ड्यूअल था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे मार दिया? यह सुनते ही बुजुर्ग का गुस्सा और भड़क उठा। अगर यांगकुन यहां मर गया, उसकी आवाज कांपने लगी, तो हम यांगक्लान को कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। उसने अपनी दोनों हथेलियों में विशाल ऊर्जा इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैलने लगी। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक उसके पीछे एक विशाल सुनहरा मैजिक सर्कल प्रकट हुआ। विनाशकारी ऊर्जा पूरे मंदिर में गूंजने लगी। हाई टियर डिवाइन आर्ट, सोलर बर्स्ट। सूरज जैसी चमकदार शक्ति सीधे एमसी की तरफ बढ़ी। लेकिन सामने खड़ा एमसी टस से मस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल काली और नीली ऊर्जा से बनी एक विशाल मैजिक शील्ड उसके सामने प्रकट हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल उसके सामने नीली और काली ऊर्जा से बना एक विशाल घूमता हुआ मैजिक पोर्टल प्रकट हो गया। उस पोर्टल के अंदर से विनाशकारी शक्तियां बाहर निकलने के लिए तड़प रही थीं। पूरा हॉल उसकी ऊर्जा से कांप उठा। तभी उस रहस्यमयी पोर्टल के बीच से एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावनी ऑरा वाली स्त्री बाहर निकली। उसके लंबे नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसके काले वस्त्रों पर खोपड़ियों के निशान चमक रहे थे। वह कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि मौत जैसी भयावह शक्ति वाली एक आत्मा थी। जैसे ही वह बाहर आई, उसने सीधा एमसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्रूरता और वफादारी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वह हल्का सा झुकी और ठंडी आवाज में बोली, क्या मैं इसे जान से मार दूं, स्वामी? सामने खड़े मंदिर के बुजुर्ग का चेहरा डर और गुस्से से विकृत हो गया। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत रहा। उसने ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, अभी अवेकनिंग टेम्पल से सीधी दुश्मनी लेना जल्दबाजी होगी। उसकी आंखों में गहरी अंधेरी चमक उभरी। इसे बस एक अच्छा सबक सिखाओ। अपने मालिक का आदेश सुनते ही उस रहस्यमयी स्त्री के होंठों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसी आपकी आज्ञा, स्वामी। अचानक उसके पीछे काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नीली लपटों के बीच एक विशाल स्केलेटन वॉरियर प्रकट हुआ। उसने काला लबादा पहन रखा था और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से मंदिर के बुजुर्ग की तरफ झपटा। धड़ाम! तलवार का वार इतना शक्तिशाली था कि पूरी फर्श कांप उठी। बुजुर्ग ने अपनी पूरी ताकत से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे धकेल दिए गए। पूरा हॉल धूल और टूटे पत्थरों से भर गया। कुछ पल बाद जब धूल छंटी, एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ा। हॉल के दूसरी तरफ यांगकुन जमीन पर पड़ा खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। एमसी ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और शांत आवाज में कहा, यह कहना कि मैंने यांगकुन को मार डाला पूरी तरह सच नहीं होगा। तभी हवा में एक चमकता हुआ सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। वॉरियर क्लास पैसिव स्किल, डिफाई डेथ इफेक्ट, घातक हमला झेलने के बाद भी यूजर को एक एचपी के साथ जीवित रखता है। कूल डाउन 1 वीक। यांगकुन अभी जिंदा था, लेकिन बस नाम मात्र। वह दर्द और डर से कांपते हुए जमीन पर रेंगने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और चीखते हुए बोला, ये यांगचेन, तुम कचरा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या सच में तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत है? उसने डर और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो यांग क्लैन के सभी बड़े बुजुर्ग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। तुम्हारी मौत तय है। लेकिन उसकी यह खोखली धमकी सुनकर भी एमसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखों के नीचे बनी काली लकीरें और गहरी हो गईं। उसने बस हल्का सा सिर झुकाया और बेहद बेरुखी से एक शब्द कहा, ओह।
उसकी ठंडी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया। अब यांग कुन को बचाने के लिए न कोई कबीला आने वाला था, न कोई भगवान। एमसी ने ठंडी और बेरुखी भरी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, ओह। अगले ही पल धड़ाम, एक भयानक प्रहार के साथ उसने अपने दुश्मन का अंत कर दिया। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर उन्हें आने दो। जैसे ही दुश्मन की मौत हुई, उसके सामने एक चमकता हुआ सिस्टम स्क्रीन प्रकट हो गया। यांगकुन एलिमिनेटेड, प्लस 1200 EXP गेन। लेवल अप, करंट लेवल। दो चारों तरफ फैली जादुई ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ एक आलीशान और शांत कमरे में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का कोफिन रखा था, जिसके अंदर यांगकुन का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा साफ दिखाई दे रहा था। कोफिन के पास लंबे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुहक दोनों जल रहे थे। वह यांगकुन का पिता और यांग क्लैन के ऊंचे पद वाले लोगों में से एक था। अचानक उसने गुस्से में कोफिन पर मुक्का दे मारा। धड़ाम। वह बेकार इंसान जिसे परिवार से निकाल दिया गया था, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने यांगकुन को मार डाला। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका यह अपराध बिल्कुल अक्षम्य है। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पास एक रहस्यमयी मास्क्ड मैन शांत खड़ा था। उस आदमी ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, मैंने अवेकनिंग टेम्पल के एक हाई प्रीस्ट को बुलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। कृपया शुरू करें। तभी लाल और भूरे रंग के चोगे में लिपटा एक बूढ़ा हाई प्रीस्ट आगे बढ़ा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। वह शांत स्वर में बोला, यह मेरे लिए मामूली बात है। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक उभरी। जब तक किसी की मौत को 24 घंटे पूरे नहीं हुए, मैं उसे वापस जीवित कर सकता हूं। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। हाई प्रिस्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ हवा में फैला दिए। अचानक पूरा कमरा बैंगनी और गुलाबी जादुई रोशनी से भर उठा। एक विशाल मैजिक सर्कल कोफिन के नीचे चमकने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं। जादुई ऊर्जा की लपटें यांगकुन के शरीर को घेरने लगीं। प्राचीन मंत्रों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो मौत के दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की जा रही हो। एक बूढ़ा आदमी हैरानी और गुस्से में अपनी आंखें फाड़े सामने देख रहा था। उसके सामने एएमसी शांत खड़ा था। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके शरीर से नीली जादुई ऑरा निकल रही थी। उसके होंठों पर चालाक मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी स्टाफ घुमाई और कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम यांगकुन को वापस लाने की कोशिश करोगे। तभी पास खड़ा बैंगनी हुड पहने एक आदमी घबराकर पीछे हटने लगा। एमसी की मुस्कान और गहरी हो गई, इसीलिए उसकी आंखों में अंधेरी चमक उभरी। मैंने थोड़ा इंश्योरेंस छोड़ दिया था, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। एमसी ने अपनी उंगलियां हल्के से चटकाईं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कॉर्प्स एक्सप्लोजन। अचानक दड़ाम, भयानक बैंगनी जादुई विस्फोट पूरे कमरे में फैल गया। यांगकुन की लाश से विनाशकारी ऊर्जा फूट पड़ी। बूढ़ा आदमी और उसका साथी उस धमाके की चपेट में आ गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। पूरा कमरा गड़गड़ाहट के साथ टूटने लगा। दीवारें फट गईं, फर्श चटक गई। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया। कुछ पल बाद जब धुआं धीरे धीरे छोटा, वह बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दहाड़ते हुए चिल्लाया, मेरा आदेश पूरे साम्राज्य में फैला दो। उसकी आवाज गूंज उठी, उस कचरे के टुकड़े पर 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का इनाम रख दो। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। 10 मिलियन गोल्ड, इतनी बड़ी रकम के लिए पूरा साम्राज्य एमसी का शिकार करने निकल पड़ता। लेकिन उसी समय इस खूनी ड्रामे से बहुत दूर एक शांत और रहस्यमयी जगह दिखाई दी। डू ट्रायल केवर। यह दुनिया के सबसे पुराने और शुरुआती डंजन्स में से एक था। गुफा के एंट्रेंस पर नीले रंग का मैजिक पोर्टल चमक रहा था। उसके अंदर से ठंडी हवा और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। लोगों के अनुसार इस डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत लो लेवल के थे। इसी वजह से इसे बिगिनर्स के लिए सबसे सुरक्षित डंजन माना जाता था। लेकिन आज उस गुफा के अंदर एक ऐसा इंसान प्रवेश करने वाला था जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता था। एडवेंचर्स का एक ग्रुप अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था।
उनके सामने खड़ा था एक विशाल और भयानक मॉन्स्टर, एलीट मिनोटॉर, लेवल 15। उसकी लाल चमकती आंखें खून की प्यास से भरी थीं और उसके हाथ में पकड़ी विशाल बैटल एक्स हर वार के साथ जमीन हिला रही थी। लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ग्रुप के सभी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। एक फुर्तीला सोर्ड्समैन हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और अपनी चमचमाती तलवार से मिनोटॉर की छाती पर जोरदार वार कर दिया। धड़ाम! तलवार के टकराते ही खून का फव्वारा हवा में फैल गया। एलीट मिनोटॉर दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन उसी समय डंजन के एक कोने में एमसी शांत खड़ा यह सब देख रहा था। उसके लंबे सफेद बाल नीली ऑरा के बीच धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई उत्साह। उसने हल्की बेरुखी से पूरा बैटल देखा और मन ही मन बुदबुदाया, बिगिनर डंजन के मॉन्स्टर्स सच में बहुत कमजोर हैं। लेकिन दूसरी तरफ लड़ रहे एडवेंचरर्स उसकी इस शांति को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। एक वॉरियर ने दांत पीसते हुए सोचा, धत, यह आदमी हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। उसने गुस्से से अपनी तलवार कस ली। अगर लड़ना ही नहीं था तो यहां आया क्यों? दूसरा आदमी भी गुस्से में बोला, क्या यह सिर्फ लूट चुराने के लिए हमारे पीछे पीछे आया है? उसकी आंखों में लालच चमक उठा। डंजियन क्लियर होते ही सबसे पहले हमें इसी को खत्म कर देना चाहिए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो बेकार समझ रहे थे वह उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। खैर, उनका आखिरी हमला आखिरकार काम कर गया। एलीट मिनोटॉर की हेल्थ बार तेजी से गिरने लगी। 100%, 43%, 12%, 0%। मिनोटॉर ने एक आखिरी भयानक दहाड़ लगाई। उसकी विशाल बैटल एक्स हाथ से छूट गई और उसका भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम! तभी हवा में एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमका, बॉस एलीट मिनोटॉर किल्ड। यह देखते ही पूरा ग्रुप खुशी से चिल्ला उठा, हम जीत गए, डंजियन क्लियर हो गया, वाह! सबने अपने हथियार हवा में लहराने शुरू कर दिए। लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही टिक पाई। अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। जमीन पर पानी जैसी लहरें फैलने लगीं। रहस्यमयी मैजिक सर्कल्स पूरे डंजन में चमक उठे। एमसी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगले ही पल गुफा की छत से भारी पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम! पूरा डंजन भूकंप की तरह हिलने लगा। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल एंशिएंट पोर्टल धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा। जमीन पर बना मैजिक सर्कल लाल और सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। पूरी गुफा अजीब कंपन से कांप उठी। एक वॉरियर घबराकर चिल्लाया, रुको, कुछ गड़बड़ है। तभी गुफा के एक अंधेरे कोने में खड़ा एमसी अचानक सतर्क हो गया। उसके लंबे सफेद बाल नीली ऑरा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी आंखों में गहरी उत्सुकता चमक उठी। वह तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगले ही पल एक भयानक दहाड़ पूरी गुफा में गूंज उठी। चमकते हुए मैजिक सर्कल के बीच से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकल आया। उसका शरीर एक शक्तिशाली शेर जैसा था। उसके सिर पर भैंसे जैसे नुकीले सींग थे और उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे विशाल पंख निकल रहे थे। उसकी लाल चमकती आंखें खून की प्यास से भरी थीं। पूरा डंजन उसकी मौजूदगी से कांप उठा। एक भारी आर्मर पहने वॉरियर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में चिल्लाया, धत्त तेरे की! उसकी सांसें तेज हो गईं। यह तो मिथिकल चाइमेरा है। वह पीछे हटने लगा। मैंने सुना था इसके प्रकट होने की संभावना 10,000 में सिर्फ एक बार होती है। यह सुनते ही बाकी एडवेंचर्स के चेहरों पर दहशत फैल गई। कुछ लोग डर के मारे अपनी तलवारें गिराकर पीछे हटने लगे। कुछ तो सीधे जमीन पर बैठ गए। लेकिन एमसी अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके होंठों पर धीरे धीरे एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार कुछ दिलचस्प सामने आया। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था मानो वह मौत से मिलने जा रहा हो। जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसके शरीर से नीली जादुई लपट्टें उठने लगीं। पूरी गुफा उसकी ऑरा से कांप उठी। यह देखकर चिमेरा और ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने अपनी विशाल गर्दन पीछे खींची, फिर अचानक अपना मुंह खोल दिया। अंदर लाल आग इकट्ठा होने लगी। मॉन्स्टर को देखते ही कई वॉरियर्स के हौसले टूट गए। कुछ लोग पीछे हटने लगे, कुछ डर के मारे कांप उठे। एक वॉरियर घबराकर चिल्लाया, यह बहुत ज्यादा ताकतवर है, सब लोग भागो। दूसरा आदमी डर से चीखा, अगर हमने इसे नहीं हराया तो हम इस डंजन से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरी गुफा दहशत से भर चुकी थी। लेकिन जहां बाकी सभी डरकर पीछे हट रहे थे, वहीं एमसी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके लंबे सफेद बाल
नीली ऑरा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। तभी विशाल मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देखा और पूरी ताकत से दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ से पूरी गुफा कांप उठी, लेकिन एमसी के चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान उभरी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके चारों तरफ नीली और काली जादुई ऊर्जा घूमने लगी। फिर उसने ठंडी आवाज में मंत्र बोला, डिसेंड, डार्क नाइट। अचानक उसके पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल चमक उठा। नीली बिजली हवा में फैल गई। काली ऊर्जा पूरे डंजियन में घूमने लगी। अगले ही पल उस मैजिक सर्कल के बीच से एक बेहद खूबसूरत लेकिन डरावनी स्त्री प्रकट हुई। उसने नीले रंग की दिव्य पोशाक पहन रखी थी। उसके चारों तरफ बिजली और अंधेरी ऊर्जा घूम रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने हल्का सा झुककर एमसी की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मैं आपकी पुकार पर उपस्थित हूं, मेरे स्वामी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उस विशाल मॉन्स्टर को देखने लगी। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लिटिल किटी, तुम्हारी प्रतिद्वंदी मैं हूं। यह सुनते ही मॉन्स्टर गुस्से से दहाड़ उठा, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, डार्क नाइट ने अपना हाथ उसकी तरफ उठा दिया। उसकी उंगलियों के बीच नीली बिजली चमकने लगी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, बी गॉन। उसके हाथों से विनाशकारी एनर्जी ब्लास्ट निकला और सीधा मॉन्स्टर से टकराया। पूरा डंजन हिल उठा। मॉन्स्टर दर्द से चीख पड़ा। उसका विशाल शरीर हवा में उछल गया और दूर जाकर जमीन से टकराया। पत्थर टूट गए, दीवारें कांप उठीं। एक विशाल और भयानक चिमेरा जमीन पर बेदम पड़ी थी। उसके शरीर से गर्म भाप निकल रही थी और उसके आसपास की जमीन पूरी तरह टूट चुकी थी। यह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था, फील्ड बॉस चिमेरा। लेकिन उसे अकेले मार गिराया था एमसी ने। पूरा डंजन उसकी विनाशकारी ताकत का गवाह बन चुका था। अचानक हवा में एक चमकता हुआ सिस्टम स्क्रीन प्रकट हुआ, फील्ड बॉस किमेरा किल्ड। अगले ही पल एमसी के शरीर से बैंगनी और नीली ऊर्जा का विशाल स्तंभ आसमान की तरफ उठ गया। उसकी ऑरा लगातार बढ़ती जा रही थी। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक गूंजने लगे। लेवल अप, करंट लेवल 13, रिवॉर्ड्स ऑब्टेन्ड, चाइमेरा स्टिंगर लेजेंडरी, चाइमेरा, हाई टाइम्स 3, रेयर। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। एक और सिस्टम मैसेज चमका, यूनिक स्किल्स अनलॉक्ड, समन डार्क एलिमेंटल ऑर्ब, एम्पलीफाई अनडेड एनहांसमेंट। एमसी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली के ऊपर बैंगनी रंग का एक चमकदार डार्क एलिमेंटल ऑर्ब प्रकट हुआ। उसके अंदर अंधेरी ऊर्जा घूम रही थी। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक आत्मविश्वास चमक रहा था। उसी समय डंजियन के एक अंधेरे कोने में कुछ हंटर्स पत्थरों के पीछे छिपे हुए थे। वे शुरू से यह पूरा दृश्य देख रहे थे। पहले वे एमसी को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाने आए थे। कुछ तो उसका लूट चुराने की सोच रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, क्या यह वही लड़का है जिसे सब बेकार कहते थे? उसकी सांसें तेज हो गईं। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तीनों के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें समझ आ चुका था, उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, कोशिश कर रहे थे कि बिना आवाज किए वहां से भाग जाएं। लेकिन तभी एक ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज पूरे डंजियन में गूंज उठी, तुम तीनों। तीनों हंटर्स वहीं जम गए। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एमसी उनकी तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों का गला सूख गया। तभी एमसी के पीछे अंधेरी ऊर्जा घूमने लगी। नीली लपटों के बीच एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में मौत जैसी ठंडी चमक थी। वह एमसी के सामने हल्का सा झुकी और शांत लेकिन घातक आवाज में बोली, मास्टर। उसकी नजरें सीधे उन हंटर्स पर टिक गईं। इन लोगों ने आपका अपमान किया था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्हें यहीं खत्म कर दूं? यह सुनते ही तीनों हंटर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह एमसी की मर्जी पर निर्भर थी। गुफा के भीतर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। नीली जादुई ऊर्जा से घिरी वह रहस्यमयी लड़की, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्हें मार दूं, मास्टर? तीनों हंटर्स डर के मारे कांप उठे। लेकिन तभी एमसी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सा दबाव था। जरूरत नहीं है। उसकी आंखें उन लोगों पर टिक गईं। इन्होंने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया।
ये सुनते ही उन हंटर्स की जान में जान आ गई। उनमें से एक लड़की तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, हमें माफ कर दीजिए। उसने सिर झुका लिया। हम पहले अंधे थे, जो आपकी असली ताकत पहचान नहीं पाए। उसकी आवाज टूटने लगी। हमारी जान बख्शने के लिए आपका धन्यवाद। एमसी के होठों पर धीरे धीरे कुटिल मुस्कान उभर आई। उसने अपनी उंगलियां ठुड्डी पर रखीं और रहस्यमयी आवाज में कहा, फिर भी। उसकी आंखों में अंधेरी चमक उभरी। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, वह हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम्हें थोड़ी सच्चाई दिखानी होगी। तीनों हंटर्स के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ ही मिनट बाद एमसी के सामने एक चमकता हुआ सिस्टम स्क्रीन दिखाई दिया। ऑब्टेंड 67,000 गोल्ड, हीलिंग पोटियन गुणा 14, म्याना पोटियन गुणा 8, तीनों हंटर्स का सारा गोल्ड, सारा लूट और पूरा गियर अब एमसी के पास था। कुछ देर बाद वे तीनों डंजन के कोने में सिर्फ मामूली कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी रोते हुए चिल्लाया, सत्यानाश हो। उसने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा। उसने हमारे सारे वेपन्स और गियर छीन लिए। लेकिन दूसरी तरफ एमसी बिल्कुल शांत खड़ा था। वह अपने नए स्किल्स के बारे में सोच रहा था। उसके सामने डार्क एलिमेंटल ऑर्ब का स्किल डिस्क्रिप्शन चमक रहा था। डार्क एलिमेंटल ऑर्ब माना कॉस्ट 100, स्टेमिना कॉस्ट 600। एमसी हल्का सा मुस्कुराया। इन स्किल्स की एनर्जी कंजम्पशन सच में बहुत ज्यादा है। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। मेरे कॉस्ट रिडक्शन पैसिव के साथ उसकी नीली ऑरा और गहरी हो गई। अब यह कोई समस्या नहीं है। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसके पीछे सिर्फ रोते हुए हंटर्स और टूटी हुई उम्मीदें बची थीं। एमसी की गहरी नीली आंखों में रहस्यमयी चमक उभर आई। उसके लंबे सफेद बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। चेहरे पर बनी काली लकीरें उसे और भी खतरनाक बना रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, मेरे कॉस्ट रिडक्शन पैसिव के रहते। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब माना और स्टैमिना की खपत कोई समस्या नहीं है। कुछ देर बाद शहर का सबसे व्यस्त इलाका दिखाई दिया। ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। बच्चे दौड़ रहे थे। मर्चेंट्स ऊंची आवाज में अपना सामान बेच रहे थे। इसी भीड़ के बीच एक साधारण भूरी हुडी पहने लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके गले में एक अजीब सा पेंडेंट लटक रहा था। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल आम इंसान लग रहा था, लेकिन उसकी शांत आंखें कुछ और ही कहानी बता रही थीं। एमसी की नजर सीधे सामने मौजूद एक बड़ी वेपन शॉप पर जाकर रुकी। कुछ सेकंड तक वह दुकान को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दुकान का मालिक तुरंत मुस्कुराते हुए आगे आया। उसके चेहरे पर बनावटी गर्मजोशी थी। मेरी गियर शॉप में आपका स्वागत है, उसने हाथ फैलाते हुए कहा। यहां हर किसी के लिए सही कीमतें मौजूद हैं। लेकिन अंदर ही अंदर दुकानदार की सोच बिल्कुल अलग थी। एमसी के साधारण कपड़े देखकर उसने मन ही मन हंसते हुए सोचा, यह लड़का तो पूरी तरह कंगाल दिख रहा है। उसने तिरछी नजर से एमसी को देखा। कुछ खरीदने की औकात नहीं होगी, लेकिन नाटक ऐसे कर रहा है जैसे कोई बड़ा ग्राहक हो। एमसी बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए दुकान के अंदर रखे वेपन्स देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अनोखे स्टाफ पर जाकर रुकी। काले रंग का लंबा सेप्टर, जिसके ऊपर खोपड़ी और चमगादड़ जैसे पंख बने हुए थे। एपिक ग्रेड इक्विपमेंट, हेडीज सेप्टर। उससे अंधेरी ऑरा निकल रही थी। एमसी ने उसे अपने हाथ में उठाया और शांत स्वर में पूछा, दिलचस्प है? उसने दुकानदार की तरफ देखा। इसकी कीमत क्या है? दुकानदार तुरंत सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। यह मेरी दुकान का सबसे कीमती खजाना है, उसने गर्व से कहा। इसकी कीमत 2 मिलियन गोल्ड है। उसे पूरा भरोसा था कि इतनी बड़ी रकम सुनते ही यह गरीब दिखने वाला लड़का पीछे हट जाएगा, लेकिन एमसी के चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक उसकी हथेली से बैंगनी और काले रंग का रहस्यमयी धुआं निकलने लगा। दुकान का माहौल अचानक भारी हो गया। उस अंधेरी ऊर्जा के बीच एक चमकती हुई वस्तु हवा में तैरने लगी। उससे निकलती ऊर्जा बेहद खतरनाक और दुर्लभ थी। एमसी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने दुकानदार की आंखों में देखते हुए पूछा, इसके बदले? उसकी आवाज धीमी लेकिन दबाव भरी थी। मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह तुरंत पहचान गया था यह कोई साधारण मटेरियल नहीं था, लेजेंडरी ग्रेड मटेरियल। और जिस लड़के को वह अभी तक गरीब समझ रहा था, वह असल में बेहद खतरनाक इंसान था।
दुकानदार ने जैसे ही उस वस्तु को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? वह घबराकर आगे बढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। ये ये तो लेजेंडरी ग्रेड मटेरियल है। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। अगर इसे ऑक्शन में बेचा जाए, उसने लालच भरी नजर से फेंक को देखा, तो इसकी कीमत कम से कम 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होगी। दुकानदार ने तुरंत एमसी की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तुम्हारे पास ऐसी चीज आई कहां से? लेकिन एमसी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। दुकानदार अब समझ चुका था, यह लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। वह झुककर मुस्कुराया और विनम्र आवाज में बोला, मुझे माफ कीजिए सर। उसने हाथ जोड़ लिए। यह वस्तु आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा कीमती है। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं आपके बाकी गोल्ड तैयार करता हूं। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने चोरी छिपे अपने एक आदमी को इशारा किया, फिर बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, यह लड़का बिल्कुल उस आदमी जैसा दिखता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा, जिस पर यांग फैमिली ने भारी बाउंटी रखी है। उसने पीछे खड़े एमसी की तरफ देखा। मैं इसे यहीं रोक कर रखता हूं। उसकी मुस्कान और खतरनाक हो गई। तुम तुरंत यांग फैमिली को खबर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस इंसान को वे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वह उनसे कई कदम आगे था। उसी समय एक दूसरी जगह, अंधेरी और रहस्यमयी अंडरग्राउंड चैम्बर के भीतर, एमसी एक आदमी को गर्दन से पकड़े खड़ा था। उसकी हथेली से नीली जादुई रोशनी निकल रही थी। सामने वाला आदमी डर और दर्द से कांप रहा था। उसने घबराकर चिल्लाया, एमसी, क्या तुम सच में मेरी सोल निकालने की हिम्मत कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुमने ऐसा किया तो जॉब चेंज टेम्पल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में डर भर गया। वे जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेंगे। लेकिन एमसी के चेहरे पर सिर्फ क्रूर मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, ऐसी धमकियां। उसकी आंखों में अंधेरी चमक उभरी। मैं बहुत बार सुन चुका हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सोल एक्सट्रैक्शन। अचानक नीली जादुई ऊर्जा उस आदमी के शरीर में फैल गई। उसकी दर्द भरी चीख पूरे चेंबर में गूंज उठी। धीरे धीरे उसकी पारदर्शी सोल शरीर से बाहर खींचने लगी। पूरा कमरा अंधेरी ऊर्जा से कांप उठा। लेकिन तभी, रुको, पीछे से अचानक एक तेज आवाज गूंजी। एमसी की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुड़कर देखा। जमीन पर अजीब मैजिक पैटर्न्स चमकने लगे थे। पूरा चैम्बर रहस्यमयी ऊर्जा से भर चुका था। और यह साफ था, एक नई मुसीबत अब उसके सामने आने वाली थी। यांग शुआन अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी शील्ड चमक रही थी। लेकिन उसके सामने खड़ा एमसी बिल्कुल शांत था। उसकी गहरी नीली आंखों में ठंडी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथों से काली और नीली जादुई ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल यांग शुआन की मौत तय हो। लेकिन तभी पूरा आसमान अचानक कांप उठा। एक जबरदस्त गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में गूंज गई। अगले ही पल सुनहरी रोशनी की विशाल किरणें आसमान से नीचे उतरने लगीं। चारों तरफ पवित्र ऊर्जा फैल गई। वहां मौजूद लोग डर और हैरानी से ऊपर देखने लगे। और फिर उस रोशनी के बीच एक विशाल दिव्य आकृति प्रकट हुई। सुनहरे पंख, धातु का पवित्र मास्क और शरीर से निकलती दैवी ऑरा। वह था सेराफ माइकल। एक ऐसा अस्तित्व जिसका लेवल महसूस करना भी नामुमकिन था। उसकी मौजूदगी भर से हवा भारी हो गई। वह आसमान में तैरते हुए गरजती आवाज में बोला, तुम इस इंसान के प्राण नहीं ले सकते। उसकी सुनहरी आंखें सीधे एमसी पर टिक गईं। इसकी सोल पर पहले से हेवन का अधिकार है। पूरा इलाका सन्न रह गया। भीड़ में खड़ी एक लड़की कांपती आवाज में बुदबुदाई, वो लॉर्ड माइकल हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। इतने ऊंचे दर्जे के एंजल को बुलाने के लिए आमतौर पर पोप और दर्जनों प्रिस्ट्स की जरूरत पड़ती है। पास खड़े चर्च एल्डर्स खुशी और डर से कांप उठे। लॉर्ड माइकल खुद पृथ्वी पर उतरे हैं। लेकिन एमसी के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। वह बस माइकल को शांत नजरों से देखता रहा। तभी माइकल की भारी आवाज दोबारा गूंजी, मॉर्टल। उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। यांग फैमिली और चर्च के साथ तुम्हारी दुश्मनी बहुत छोटी चीज है। उसने यांग शुआन की तरफ देखा। इसे छोड़ दो। फिर उसकी नजरें वापस एमसी पर टिक गईं। और मैं तुम्हारे सारे अपराध भुला दूंगा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर माइकल ने आगे कहा, इतना ही नहीं। उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मैं तुम्हें भगवान के चुने हुए वॉरियर के रूप में टेंपल में शामिल होने का अवसर दूंगा।
यह सुनकर आसपास खड़े लोग दंग रह गए, लेकिन एमसी अचानक हंस पड़ा। उसके चेहरे पर घृणा भरी मुस्कान उभर आई। ओह, उसने व्यंग्य से कहा, आप तो बड़े दयालु निकले। उसकी आंखों में अंधेरी चमक उभरी। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं। उसके शरीर से डार्क ऑरा फैलने लगी। मैं एक डार्क समनर हूं। लेकिन माइकल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने तुरंत जवाब दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। गॉड, तुम्हारी वर्तमान क्लास को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अचानक उसकी हथेली के ऊपर एक चमकता हुआ सेक्रेड सीड प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए एमसी की तरफ बढ़ने लगा। इसे स्वीकार करो। माइकल की आवाज बेहद गंभीर थी। और होली समनर बन जाओ। भीड़ में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। अविश्वसनीय, एक आदमी ने कांपते हुए कहा। जॉब चेंज टेंपल का एंजल उसे दूसरा मौका दे रहा है। दूसरे ने सिर हिलाया। अगर वह समझदार है तो तुरंत मान जाएगा। लेकिन भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा एक आदमी गुस्से से दांत भींच रहा था। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, मूर्ख। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उधर एमसी अभी भी उस सेक्रेड सीड को घूर रहा था। उसकी नीली आंखों में रहस्यमयी चमक उभर रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी। वह इतनी आसानी से किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। उसकी हथेली के ऊपर एक चमकता हुआ सुनहरा बीज तैर रहा था। हवा में एक सिस्टम मैसेज चमक उठा, सेक्रेड सीड। यह लाइट टाइप शक्तियों को अत्यधिक बढ़ाता है। यदि कोई डार्क टाइप क्लास इसे इस्तेमाल करे तो विरोधी ऊर्जाओं के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। एमसी ने उस बीज को ध्यान से देखा। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। बुरा नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह असली चीज लग रही है। उसकी नीली आंखें सामने खड़ी दिव्य आकृति पर टिक गईं। लगता है, वह मुस्कुराया, तुम सच में बहुत गंभीर हो। कुछ पल के लिए हॉल पूरी तरह शांत हो गया। फिर एमसी ने आंखें बंद कीं और बेहद आराम से कहा, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे अभी भी लगता है कि यह काफी नहीं है। उसने सीधे एंजल की तरफ देखा। क्यों ना तुम हमेशा के लिए मेरी समंड बीस्ट बन जाओ। उसकी आवाज में साफ मजाक और चुनौती थी। तब शायद मैं इसके बारे में सोचूं। पूरा हॉल सन्न रह गया। अगले ही पल भयंकर डिवाइन ऑरा फूट पड़ी। सामने खड़ी एंजल गुस्से से कांप उठी। उसके सुनहरे पंख फैल गए। सिर पर मौजूद चमकीला क्राउन और तेज चमकने लगा। उसने अपनी डिवाइन सोर्ड निकाल ली। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। एक मामूली इंसान। उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। एक एंगल का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। अचानक उसकी तलवार से आग की विशाल लपटें फूट पड़ी। पूरा हॉल लाल और नारंगी फ्लेम्स से भर गया। विनाशकारी गर्मी हर दिशा में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो एमसी अगले ही पल राख बन जाएगा। लेकिन तभी एमसी के पीछे गहरी नीली रोशनी चमकी। अंधेरी ऊर्जा का विशाल घेरा बन गया। उसके भीतर से एक देवी जैसी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। उसके चारों तरफ डार्क ऑनरा घूम रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक एक विशाल जादुई शील्ड प्रकट हुई। एंजल की सारी फ्लेम्स उसी पल रुक गईं। पूरा हॉल कांप उठा। एंजल की आंखों में पहली बार हैरानी उभरी। यह मत सोचो, उसने दांत भींचे, कि किसी सेकंड रेट गॉड को बुलाकर तुम मेरे सामने टिक पाओगे। लेकिन तभी एमसी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, अगर एक काफी नहीं है। उसकी डार्क ऑरा अचानक कई गुना बढ़ गई। तो मैं एक और को बुला लूंगा। अचानक पूरे हॉल में नीली बिजली कड़कने लगी। हवा तूफान की तरह घूमने लगी। जमीन पर विशाल मैजिक सर्कल्स चमक उठे। चारों तरफ अंधेरी ऊर्जा का बवंडर उठ खड़ा हुआ। एमसी ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, प्रकट हो। नीली बिजली उसकी बाहों के चारों तरफ घूमने लगी। अनुबिस! धड़ाम! पूरा हॉल भूकंप की तरह कांप उठा। अचानक विशाल नीली रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी के बीच एक विशालकाय दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। सियार का सिर, प्राचीन मिस्र जैसी काली सुनहरी आर्मर और मौत जैसी भारी ऑरा। वह था मृत्यु का प्राचीन देवता, अनुबिस। उसकी लाल चमकती आंखें पूरे हॉल पर घूमी और उसी पल एंजल के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और जिसने भी अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर पहले पुराना पार्ट देख लो, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ने वाली है। और यकीन मानो,
आज का पार्ट पहले से भी ज्यादा खतरनाक और मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे के भीतर डर और दहशत का माहौल था। चीफ जमीन पर बेसुध गिरा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर वहां खड़े आर्मर्ड सोल्जर्स घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाया, चीफ, ये तो बहुत बुरा हुआ, चीफ को किसी ने ढेर कर दिया। दूसरा सोल्जर अपनी बेबसी पर हाथ मलते हुए बोला, हमारे मैजिकल ट्रिंकेट्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तभी अंधेरे को चीरते हुए सफेद बालों वाला एक रहस्यमयी और शक्तिशाली मैज उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसके बाएं हाथ में नीले और बैंगनी रंग की मैजिकल फ्लेम्स धधक रही थीं। वह घमंड से मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम जैसों को खत्म करने के लिए डार्क नाइट की भी जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही तुम सबको संभाल सकता हूं। उसने अपनी मैजिकल पावर को समेटा और चिल्लाया, डार्क एलिमेंटल ऑब। अगले ही पल उसके हाथों से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल घूमता हुआ नीले रंग का एनर्जी टॉर्नेडो निकला। वह विनाशकारी बवंडर तेजी से सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगा। उसका आकार इतना बड़ा था कि सोल्जर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौत को सामने देखकर वे पीछे हटने लगे। तभी दूसरी तरफ से कुछ वॉरियर्स दौड़ते हुए आगे आए। उनके लीडर ने बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर एक जादुई मंत्र फूंका, होली लाइट शील्ड। मंत्र पढ़ते ही उनके सामने एक चमकदार, मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालीदार नारंगी रंग की सुरक्षा दीवार खड़ी हो गई। तीन वॉरियर्स ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस शील्ड को अपनी पूरी एनर्जी देने लगे ताकि वह मेज के हमले को रोक सके। शील्ड के पीछे खड़ा वॉरियर अपने दांत भींचते हुए चिल्लाया, लाइन पर डटे रहो, हिम्मत मत हारना। उसके इन खतरनाक अटैक्स में बहुत ज्यादा माना खर्च होती है। उसका माना बार अब तक लगभग खाली हो चुका होगा। उसने अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए आगे कहा, हमें बस किसी तरह इस अटैक को झेलना है और टिके रहना है। जैसे ही उसकी मैजिकल पावर खत्म होगी, हम काउंटर अटैक करेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक तरफ विनाशकारी डार्क मैजिक थी और दूसरी तरफ वॉरियर्स का दृढ़ संकल्प। अब यह देखना था कि जीत किसकी होती है। एक वॉरियर अपनी शील्ड के पीछे छुपते हुए अपने साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह चिल्लाया, हमें बस टिके रहना है। एक बार जब इसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, तब हम काउंटर अटैक करेंगे और इसे यहीं ढेर कर देंगे। उन्हें लगा था कि सामने खड़ा दुश्मन थक जाएगा, लेकिन उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं था। सामने खड़ा सफेद बालों वाला रहस्यमय नेक्रोमेंसर जहरीली मुस्कान के साथ हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ नीली आग के गोले और आसमानी रंग की बिजलियां चमक रही थीं। उसने उनकी बात सुनी और ठहाका लगाते हुए बोला, मैंने तो अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं की है। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी उंगलियों के इशारे से ऊर्जा की विशाल और विनाशकारी किरणें छोड़नी शुरू कर दी। नीली रोशनी का ऐसा सैलाब आया जिसने पूरे मैदान को घेर लिया। शील्ड पकड़े हुए वॉरियर का चेहरा पीला पड़ गया। जादुई ऊर्जा के भारी दबाव से उसकी शील्ड में दरारें पड़ने लगीं। वह बेबसी से चिल्लाया, ना नहीं, हम इसे अब और नहीं रोक सकते। तभी पीछे से दूसरा साथी अपनी जान बचाकर भागने के लिए चीखा, भागो, हम इस शैतान को नहीं हरा सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। आसमान को छूता हुआ आग और मलबे का बवंडर उठा, जिसने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। जब धुआं छोटा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैदान पर वॉरियर्स के बेजान शरीर बिखरे पड़े थे। हवा में एक जादुई सिस्टम नोटिफिकेशन तैरने लगा, एंटायर पार्टी एलिमिनेटेड। सफेद बालों वाला नेक्रोमैंसर एक जादुई रोशनी के घेरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन पर उसकी जीत का ब्यौरा आ गया। किल्ड 6 जॉब चेंज प्रीस्ट्स, सी रैंक। एक असॉल्ट सोर्ड्समैन, बी रैंक। लेवल अप, नेक्रोमैंसर का लेवल अब 22 हो चुका था। न्यू स्किल्स एक्वायर्ड, ऑथ ऑफ द नेदर, गॉड, सोल आई अनडेड समनिंग। दूर छुपा हुआ एक और शख्स यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, ये आदमी तो कोई राक्षस है। इसने पलक झपकते ही पूरी एलिट नाइट स्क्वाड को मिटा दिया। उसे समझ आ गया था कि यहां रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। वह पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए भागा, मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा, बहुत तेज। एमसी अचानक दुकान के मालिक के पीछे प्रकट होता है। उसके शरीर से नीली रहस्यमयी मणा निकल रही होती है। वह मालिक के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे मालिक की रूह कांप उठती है। एमसी मंद मुस्कान के साथ कहता है, कहां जाने का विचार है बॉस? हमारा एक काम अभी भी अधूरा है। अपनी जान को खतरे में देख मालिक तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है। वह थरथर कांपते हुए हाथ जोड़ता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हुजूर। मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया।
अपनी जान बचाने के लिए वह एएमसी के सामने एक जादुई स्टाफ पेश करता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं आपको यह नेटर गॉड स्टाफ बिल्कुल मुफ्त में दूंगा, बस कृपया करके मेरी जान बख्श दीजिए। एएमसी उस जादुई स्टाफ को अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वह उसे थामता है, हवा में एक जादुई स्क्रीन चमक उठती है जो उस स्टाफ की असीमित शक्तियों को दर्शाती है। नेम: नेदर गॉड स्टाफ। ग्रेड: एपिक अटैक प्लस 125 मना प्लस 447। डिफेंस: प्लस 120। स्पेशल एबिलिटी: डार्क एट्रीब्यूट डैमेज प्लस 50% समन्ड। डार्क क्रीचर्स की ताकत में प्लस 20% बढ़ोतरी। स्टाफ को देखकर एमसी संतुष्ट महसूस करता है और कहता है, बुरा नहीं है, यह वाकई एक दमदार हथियार है। हथियार मिलने के बाद भी एमसी का गुस्सा शांत नहीं होता। वह अपनी तलवार तानते हुए बर्फीली आवाज में कहता है, मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ने की कोई एक और ठोस वजह बताओ। डर के मारे मालिक का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वह रोते हुए एक और बड़ा राज खोलता है। दरअसल मैंने इस स्टाफ के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया है। यह साधारण स्टाफ नहीं है, बल्कि यह महान नेदर गॉड सेट का एक हिस्सा है। वह आगे समझाता है कि इस जादुई सेट के बाकी हिस्से, जैसे शक्तिशाली आर्मर, हेलमेट, बूट्स और मैजिकल केप, दुनिया की अलग अलग लैबिरिंथ्स में बिखरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस पूरे नेदर गॉड सेट को इकट्ठा कर लेगा, उसे नेटर गॉड की वास्तविक शक्ति मिल जाएगी और उसका जीवन और मृत्यु पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। अपने पास मौजूद सारा ज्ञान उगलने के बाद मालिक जमीन पर अपना सिर टेक देता है। वह बुरी तरह हांफते हुए कहता है, मैंने वह सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। क्या अब आप मुझे जाने देंगे? मैं आपसे इस सामान का एक भी पैसा नहीं लूंगा। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। तभी एएमसी अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक जादुई शक्ति का आह्वान करता है, ओथ ऑफ द नेदर रिवर। पूरा कमरा भयानक नीली रोशनी से घिर जाता है। मालिक की किस्मत अब पूरी तरह एएमसी के हाथों में थी। एक तरफ एक साधारण व्यापारी या बॉस जमीन पर बेबस गिरा हुआ था और दूसरी तरफ खड़े थे एमसी और उनके पीछे साए की तरह मंडराती एक विशाल नीली आभा वाली मायावी देवी। अचानक एमसी ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। देखते ही देखते चारों तरफ पानी की विशाल खौफनाक लहरें उठने लगीं। वह पानी साधारण नहीं था, वह पाताल की अंधेरी गहराइयों से आई लहरें थीं। जमीन पर गिरा आदमी डर के मारे कांप उठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पानी में से कंकाल के दो भयानक हाथ बाहर निकले और उसे जकड़ने के लिए आगे बढ़े। वह चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसे बुरी तरह डर से हांफता देख एमसी के चेहरे पर एक शांत लेकिन गहरी मुस्कान आ गई। उसने बेहद ठंडे और धीमे स्वर में कहा, बॉस, घबराओ मत। मैं तुम्हें जान से नहीं मारने जा रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इस नेटर रिवर की कसम खाओ कि तुम उन नाइट्स के साथ हुई मेरी लड़ाई का एक भी किस्सा किसी के सामने जाहिर नहीं करोगे। अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने घबराते हुए तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी लड़ाई के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर किसी ने मुझसे पूछा भी तो मैं कह दूंगा कि मैं उस वक्त डर कर कहीं छुपा हुआ था और मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उस रहस्यमयी मायावी देवी ने अपने हाथों में एक जादुई चमकता हुआ स्क्रॉल प्रकट किया और बेहद गंभीर आवाज में चेतावनी दी, नेदर रिवर की सौगंध अब तय हो चुकी है। याद रखना, जो कोई भी इस कसम को तोड़ेगा, वह हमेशा हमेशा के लिए नेटर रिवर की अंतहीन गहराइयों में डूब जाएगा। समझौता पूरा होने के बाद एमसी ने अपनी शक्तियों को शांत किया और कहा, ठीक है, तब हमारे रास्ते यहीं अलग होते हैं। इतना कहकर वह अपनी मायावी देवी के साथ आगे बढ़ गया। पीछे छूटा वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से तमतमा रहा था। उसने जाते हुए एमसी की पीठ को देखा और गुस्से में बड़बड़ाया, धत तेरे की, इस बार तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उसका डर अब धीरे धीरे गुस्से और अहंकार में बदल रहा था। उसने अपने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, कैसी नेतर रिवर की कसम, वह यकीनन मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। उसका मुंह पर कोई जोर नहीं चलेगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पाताल की शक्तियों से किया गया वादा कभी खाली नहीं जाता। सूरज की रोशनी यांग फैमिली मैनर के आलीशान गलियारों को रोशन कर रही थी, लेकिन उस भव्यता के पीछे एक गहरा सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ था। हवेली के मुख्य हॉल में यांग फैमिली का दूसरा युवा मालिक यांग वंचून बैठा हुआ था। तभी उसका एक खास आदमी हांफते हुए कमरे में दाखिल हुआ। वंचुन ने गुस्से और हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि 12th नाइट ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गई? वह अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है?
उसने ऐसा कैसे कर दिया? वे तो जॉब चेंज टेम्पल के सबसे चुनिंदा और ताकतवर लोग थे। उसका आदमी अदब से सिर झुकाए खड़ा रहा और बोला, मालिक, वे सभी वेपन शॉप में मारे गए हैं। हम उस घटना के इकलौते गवाह को अपने साथ यहां लेकर आए हैं। तभी हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी घबराया हुआ सा अंदर आया। उसे देखते ही यांग वंचुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, "हम्म, मुझे एक एक बारीक बात बताओ कि उस यांग चेन ने नाइट ऑनर्डर को कैसे हराया। अगर तुम्हारी जानकारी हमारे काम आई तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।" इनाम की बात सुनकर उस मूंछों वाले गवाह की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से अपनी लार टपकाते हुए बोला, जी बिल्कुल यंग मास्टर। उस समय मैंने अपनी आंखों से देखा कि यांग चेन ने कुछ बहुत ही भयानक समन किया था। गवाह ने थरथराते हुए उस खौफनाक पल को याद किया। जैसे ही यांग चेन ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल किया, चारों तरफ का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सा दबाव बन गया और देखते ही देखते आसमान और जमीन के बीच बादलों और लहरों का एक विशाल, गहरा और डरावना बवंडर उठ खड़ा हुआ। वह गवाह खुद उस घूमते हुए काले अंधकार के सामने बेहद छोटा और बेबस महसूस कर रहा था। यांग चेन की इस अकल्पनीय और विनाशकारी शक्ति को देखकर वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई थी। और यही 12th नाइट ऑर्डर के अंत की शुरुआत थी। कमरे में सब कुछ शांत था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। काले बालों वाला एक युवक अपनी आंखें बड़ी के चिल्ला उठा, क्या? उसके चेहरे पर गहरा सदमा और डर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच अचानक फर्श से एक गहरा नीला और डरावना पानी का भंवर उठने लगा। उस भंवर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वहां खड़ा एक आदमी उस भंवर के ठीक बीच में फंस गया। वह दर्द और खौफ से कराह उठा। उफ! आसपास खड़े अन्य लोग डर के मारे पीछे गिर गए और असहाय होकर देखने लगे। उस घूमते हुए नीले पानी के भीतर से कुछ बेहद खौफनाक बाहर निकलने लगा। वे इंसानी कंकालों के चमकदार सफेद हाथ थे। पानी की लहरों को चीरते हुए वे हड्डियां उस आदमी को जकड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगीं। कंकालों के हाथों ने उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ हाथों ने उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगा। अपनी आंखें आंसुओं से भरी हुई लिए उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, मुंह, मुझे बचाओ। जैसे जैसे वह पानी में पूरी तरह डूबने लगा, उसकी चीखें और धीमी होती गईं। उसने आखिरी बार गुहार लगाई, मेरा मतलब कसम तोड़ना नहीं था, कृपया मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी एक न सुनी गई। धीरे धीरे उसका हाथ भी उस घूमते हुए नीले पानी के भंवर में समा गया और पीछे सिर्फ पानी की शांत होती लहरें रह गईं। तभी वहां एमसी सामने आया। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे जो उसकी असीम शक्तियों को दर्शा रहे थे। उसने ठंडे और शांत लहजे में कहा, जो लोग नेतर रिवर की कसम तोड़ते हैं, उनकी आत्माओं को खींचकर सीधे नेदर रिवर की गहराइयों में डाल दिया जाता है। अगर तुम इसके आगे के चैप्टर सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू होने से पहले सभी भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, वरना रात को सपने में मैं ही आ जाऊंगा। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। हवेली के एक शांत कोने में अचानक एक रहस्यमयी नीला पोर्टल खुल गया। उसके अंदर से कंकाल, राक्षस और कई डरावने जीव बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो नरक का द्वार खुल गया हो और शैतानी ताकतें इस दुनिया में प्रवेश कर रही हों। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद काले कपड़ों वाला योद्धा चौंक गया। उसने तुरंत दीवार पर टंगा अपना धनुष और तीरों का तरकश उठाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धत तेरे की, क्या ये सब यांग चेन की करतूत है? उसने गुस्से में कहा। अगले ही पल उसने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया और तेजी से बढ़ते हुए जिंदा कंकालों पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ से राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वह पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ये तो बहुत ज्यादा है, उसने हाँफते हुए कहा। तभी अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी बरसने लगी। हाई टियर डिवाइन आर्ट, लाइट ऑफ सेक्रेट जजमेंट। पवित्र प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैल गया। जैसे ही वह रोशनी कंकालों और राक्षसों पर पड़ी, वे दर्द से तड़पने लगे। उनकी शक्ति तेजी से कमजोर होने लगी और देखते ही देखते वे टूटकर बिखर गए। जब रोशनी शांत हुई, तब धूल के बीच एक सुनहरे बालों वाली महिला योद्धा दिखाई दी। उसने नीले रंग की सैन्य पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके आगमन के साथ ही बचे हुए सभी कंकाल जमीन पर टूटकर गिर पड़े। महिला ने शांत स्वर में कहा, कितने दयनीय हैं ये तो सिर्फ साधारण अनडेड जीव हैं। उसे देखकर काले वस्त्रों वाला योद्धा राहत की सांस लेने लगा। महिला मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, यह नेदर रिवर का एक अस्थायी पोर्टल है। कुछ समय बाद यह अपने आप बंद हो जाएगा। दोनों ने पोर्टल की ओर देखा।
नीला भंवर धीरे धीरे छोटा होने लगा और कुछ ही क्षणों में गायब होने की कगार पर पहुंच गया। यांग परिवार का एक घमंडी युवक सेंटेस के सामने मुस्कुराते हुए आया और बोला, फू, उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जैसा कि सेंटेस से उम्मीद थी, आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन अगले ही पल वह अपनी असली मंशा पर आ गया। तो क्या आपने मुझसे शादी करने के बारे में कुछ सोचा? ये कहते हुए उसने सेंटेस के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सेंटेस का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह एक कदम पीछे हटी और उसका हाथ झटक दिया। जॉब चेंज टेम्पल, भले ही तुम्हारे यांग परिवार के साथ सहयोग कर रहा हो, लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा मत समझो। युवक का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, जब मैं उस कमीने को हरा दूंगा, तब मंदिर के बुजुर्ग भी हमारी शादी का समर्थन करेंगे। उधर कहानी का रुख एक और खतरनाक स्थान की ओर मुड़ गया। डंगोनन, डेजर्ट ऑफ डेथ। ये एक भयानक रेगिस्तान था जहां अनगिनत राक्षस और जादुई जीव रहते थे। इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शासक था लेवल 65 डेथ किंग अनुबिस। सदियों पुरानी नींद से जागते ही उसने अपना सुनहरा राजदंड उठाया और गरज कर कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरी नींद में खलल डालने की? उसके सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई, जबकि चारों ओर उसकी विशाल कंकाल सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके विरोधी भी कमजोर नहीं थे। भेड़िया चेहरे वाले योद्धाओं की एक विशाल सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी और पूरा रेगिस्तान युद्ध भूमि में बदल गया। युद्ध के केंद्र में एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर खड़ा था। उसने अनुबिस की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नीदर किंग के उपकरणों की रक्षा करने वाले बॉस से यही उम्मीद थी, लेकिन मेरे सैनिक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसके साथ ही उसने अपनी विशेष कला सक्रिय कर दी, स्किल एम्प्लीफाई, अनडेड एनहांसमेंट। नीदर किंग सेट के प्रभाव से उसकी सभी डार्क एट्रीब्यूट सेनाओं की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल सशक्त कंकाल सैनिक भेड़िया राक्षसों की सेना पर टूट पड़े। पूरा रेगिस्तान तलवारों की टकराहट, युद्ध की गर्जना और उड़ती हुई धूल से भर गया। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से भिड़ गईं और धरती तक कांप तले दुश्मनों को कुचल दिया था। यह देखकर प्राचीन मिस्र का शक्तिशाली देवता अनुबिस हैरान रह गया। वह गुस्से और अचरज से अपनी सेना को पीछे हटते हुए देख रहा था। क्या मेरी डेथ किंग्स की सेना को वास्तव में पीछे धकेला जा रहा है? इंसान की इस ताकत को देखकर अनुबिस का पारा चढ़ गया। वह अपने सामने खड़े उस मॉर्टल इंसान को घूरते हुए बोला, लेकिन ज्यादा घमंड मत करो, नीच इंसान, अब मैं गंभीर हो रहा हूं। अगले ही पल अनुबिस ने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसकी दिव्य शक्ति पूरे रेगिस्तान में फैल गई। हवा कांप उठी, धरती हिलने लगी और उसके हाथों में एक सुनहरी चमकती हुई दिव्य तराजू प्रकट हो गई। स्केल्स ऑफ द गॉड्स। लंबी कद काठी और नीली आंखों वाले रहस्यमयी जादूगर के सामने तराजू लहराते हुए अनुबिस गरजा, तुम नश्वर, जिसने मेरी नींद में खलल डालने का दुस्साहस किया है, अब देवताओं के न्याय का सामना करो। दिव्य शक्ति का वार इतना भयंकर था कि वह इंसान दर्द से कराह उठा। उसने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया और घुटनों के बल रेगिस्तान की रेत पर गिर पड़ा। अनुबिस के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। अब तुम्हारा दिल पहले से ही मेरे हाथों में है। इसके बाद अनुबिस ने तराजू के एक पलड़े पर उस इंसान का दिल और दूसरे पलड़े पर एक पवित्र पंख रख दिया। कुछ क्षणों तक दोनों पलड़े स्थिर रहे। फिर अचानक दिल वाला पलड़ा भारी होकर नीचे झुक गया। यह देखते ही अनुबिस की आंखों में खतरनाक चमक दौड़ गई। जब तराजू झुकती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ गरजा, मरो पापी। अगले ही पल देवताओं के न्याय की आग भड़क उठी। एक भयंकर विस्फोट ने पूरे रेगिस्तान को हिला दिया। दर्द से तड़पता हुआ वह जादूगर जोर से चीख उठा, आए मेरा दिल। देवताओं के इस भयानक न्याय के सामने उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। माफ करना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर अनुबिस गुस्से से तिलमिला उठा। उसे अपनी ताकत पर बेहद घमंड था। उसने कड़कती आवाज में कहा, मैं अंधेरे और मौत का देवता हूं। एक इंस्टेंट किल हमला मुझ पर कैसे असर कर सकता है? लेकिन तभी जादूगर के चारों ओर एक गहरा बैंगनी ऑरा चमकने लगा। उस रहस्यमयी शक्ति ने उसे सभी इंस्टेंट किल हमलों से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया था। यह देखकर अनुबिस की आंखें फैल गईं। अगले ही पल जादूगर हवा में तैरने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और जमीन अचानक फटने लगी। धरती के भीतर से स्केलेटन्स की एक खूंखार सेना बाहर निकल आई। हजारों कंकाल योद्धा उसके पीछे खड़े हो गए। जादूगर मुस्कुराया और अनुबिस को चुनौती देते हुए बोला, चाहे तुम कोई देवता ही क्यों ना हो, तुम भी अपवाद नहीं हो। अनुबिस पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से जादूगर को देखा और मन ही मन बुदबुदाया,
असंभव, ये तो सिर्फ एक इंसान है। फिर इसके पास अंधेरे का इतना शक्तिशाली ऑरा कैसे हो सकता है? क्या यह खेल अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था? जादूगर ने अपनी साथी की तरफ देखा और शांत स्वर में आदेश दिया, डार्क नाइट, इसे अपने आखिरी वार से खत्म करो। नीले और बैंगनी लिबास में सजी डार्क नाइट आगे बढ़ी। उसने अपना हथियार संभालते हुए सिर झुकाया। जैसा आपका आदेश, मेरे आका। अगले ही पल उसके हाथों में विनाशकारी ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। एक विशाल एनर्जी बॉल धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसमें से निकलती शक्ति इतनी भयानक थी कि अन्यूबिस तक डर के मारे कांप उठा। डार्क नाइट हवा में उछली और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाई, एक दोयम दर्जे के छोटे देवता, धूल में मिल जाओ। और अगले ही पल उसने वह एनर्जी बॉल सीधे अनुबिस के सीने पर दे मारा। एक भयानक विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। अनुबिस दर्द से चीख उठा। धुएं और ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी सिस्टम की जादुई स्क्रीन चमक उठी। लॉर्ड अनबस पराजित हुआ। 64,000 EXP प्राप्त हुए। लेवल बढ़कर 35 हो गया। रेत के बीच एक सुनहरी जादुई चेन चमक रही थी। वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह अंडरवर्ल्ड गॉड्स नेकलेस नाम का एक एपिक आइटम था। जादूगर ने उसे हवा में उठाया और ध्यान से देखा। इस नेकलेस में अद्भुत शक्तियां थीं। यह जादू की शक्ति बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रकार के रिस्ट्रेंट्स और ब्लीडिंग इफेक्ट से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था। जादूगर के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने नेकलेस पहन लिया और आगे बढ़ते हुए कहा, अब मुझे अंडरवर्ल्ड गॉड की दूसरी चीज भी मिल गई है। वह और डार्क नाइट आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे से एक कमजोर और हाँफती हुई आवाज सुनाई दी, रुको, इंसान। दोनों तुरंत रुक गए। नेक्रीमेंसर की अदम्य शक्ति को देखकर अन्यूबिस गहरे प्रभाव में था। उसने सम्मान से झुकते हुए कहा, तुम्हारी ताकत मेरी कल्पना से कहीं परे है। मैंने तुम्हारी इस शक्ति को स्वीकार करने का फैसला किया है। यह सुनकर जादूगर ने हल्के आश्चर्य से भौहें उठाईं। हम, तुम्हारा क्या मतलब है? अनुबिस बिना किसी संकोच के एक घुटने पर बैठ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, यदि तुम मुझे ठुकराओगे नहीं तो मैं तुम्हें अपना स्वामी मानकर तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं। उसी क्षण एक जादुई संदेश चमक उठा, स्किल अक्वायर्ड, समन डेथ गॉड अनुबिस। जादूगर के पीछे खड़ी उसकी नीली समन यह दृश्य देखकर पूरी तरह दंग रह गई। एक देवता का किसी इंसान के आगे घुटने टेकना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस अप्रत्याशित जीत से जादूगर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। उसने अपने हाथ में चमकता हुआ जादुई रत्न उठाया और मन ही मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अतिरिक्त बोनस मिलेगा। खैर, इससे मुझे एक और ट्रम्प कार्ड मिल गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे गहरा नीला जादुई चक्र घूम रहा था और रहस्यमयी ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। चलते हुए उसने अपना अगला लक्ष्य तय किया। अब नेटर गॉड सेट के 3 और टुकड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब मैं उन सभी को हासिल कर लूंगा तो ये यांग फैमिली और जॉब चेंज टेम्पल से मुकाबला करने के लिए काफी होगा। कुछ देर बाद वह डंजन के एग्जिट गेट के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, शू, हवा को चीरते हुए 2 शक्तिशाली तीर उसकी तरफ बढ़े। ए रैंक, बैटल स्किल, गैल बर्स्ट एरो। अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ। बैंगनी और काली ऊर्जा का विशाल गुब्बार चारों तरफ फैल गया। दूर पहाड़ी पर खड़े हमलावरों में से एक तीरंदाज खुशी से चिल्लाया, हा हा हा, हमने उसे दबोच लिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम डंजन एग्जिट पर घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ खड़ी सख्त मिजाज वाली सुनहरे बालों वाली महिला अधिकारी ने उसे तुरंत टोक दिया, अभी जश्न मत मनाओ, हमने अभी तक उसके मरने की पुष्टि नहीं की है। कुछ क्षण बाद धुआं धीरे धीरे छंटने लगा और तभी तीरंदाज के चेहरे का रंग उड़ गया। सामने कोई लाश नहीं थी। जादूगर पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। वह बादलों और धुएं के बीच से उन्हें ठंडी नजरों से देख रहा था। तीरंदाज के मुंह से अनायास निकल पड़ा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। जादूगर की आंखों में ठंडा उपहास झलक रहा था। उसने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान लिया, यांग वंचुन। छाती ठोककर सामने आने के बजाय परछाइयों में छिपकर हमला करना ही तुम्हारी औकात है, क्यों? यह सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जादूगर ने बिना समय गंवाए अपनी गॉड टीयर समन को आगे कर दिया। नीली दिव्य आभा से घिरी वह समन जैसे ही प्रकट हुई, आसपास की हवा तक भारी हो गई। उसकी भयानक शक्ति महसूस करते ही जादूगर ने तंज कसते हुए कहा, क्या यांग फैमिली सचमुच मेरे हाथों अपनी जान गंवाने के लिए इतना उत्सुक है?
गॉड टीयर समन को देखते ही यांग वंचुन के पसीने छूट गए। उसकी आवाज कांपने लगी। आह, यह आ गया। पौराणिक गॉड टीयर समन। लेकिन उनकी योजना अब भी खत्म नहीं हुई थी। सुनहरे बालों वाली महिला अधिकारी आगे बढ़ी। उसने अपनी हथेलियों के बीच एक दुर्लभ और चमकता हुआ पीला रत्न निकाला। अचानक एक सिस्टम संदेश चमका। रेयर आइटम कंज्यूमर्ड, सेलेस्टियल स्टोन गुणा 1। महिला की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, लेकिन हमने भी इस मुकाबले के लिए अपना ट्रम्प कार्ड तैयार कर रखा है। अचानक धरती जोर से कांप उठी। जमीन पर एक विशाल चमकदार पेंटाग्राम उभर आया। उसमें से निकलती सुनहरी रोशनी पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रही थी। महिला ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, आर्केंगेल चरब, प्रकट हो। गर्जना के साथ पेंटाग्राम और भी चमकने लगा। स्वर्गीय ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल गईं। अब मैदान पूरी तरह तैयार था। पेट्रिशा नाम की एक सेंटेस अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। उसने अपने हाथ में चमकता हुआ भाला थामा और गर्व से कहा, एक सेंटेस के रूप में मेरे पास केवल 3 सेलेस्टियल स्टोन्स हैं। उनमें से एक का उपयोग तुम पर करना तुम्हें खुद को सम्मानित महसूस कराना चाहिए। अगले ही पल आसमान एक तेज दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। बादल फट गए और स्वर्गीय ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। उस चमक के बीच सुनहरे पंखों और जलती हुई पीली आंखों वाला एक विशाल आर्केंजेल प्रकट हुआ। वह चेरब था। उसकी मौजूदगी मात्र से हवा भारी हो गई। उसकी शक्ति किसी साधारण देवदूत की नहीं थी। वह लेवल 70 के योद्धाओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। पैट्रिसिया उसके विशाल पंखों के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर जीत का पूरा विश्वास दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ सफेद बालों वाला रहस्यमयी जादूगर और उसकी नीली शक्तियों वाली साथी खड़े थे। जादूगर ने चेरब को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि इंस्टेंट डेथ इस महादूत पर काम नहीं करेगा। फिर उसने अपनी साथी की तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकती हो? लड़की ने अपने हाथों में नीली जादुई आग समेटते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है यह थोड़ा परेशानी भरा होगा। कुछ पल के लिए उसकी निगाहें चेरब पर टिक गईं। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। उसने अपना जादुई भाला निकाला और गर्व से कहा, लेकिन यह फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से चेरब की तरफ लपकी। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, मैं तुम्हें 3 मिनट के भीतर खत्म कर दूंगी। उसी समय पैट्रिसिया के एक साथी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सफेद बालों वाले जादूगर की ओर देखकर तंज कसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास दूसरा गॉड टियर समन नहीं है ना? उसने पेट्रिशिया की तरफ देखते हुए कहा, पेट्रिशिया, इस कचरे को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। उन्हें पूरा यकीन था कि जादूगर अब अकेला पड़ चुका है। पैट्रिसिया भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन यह देखकर हैरान थे कि जादूगर अपने समन को बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी जादूगर के चेहरे पर एक गहरी और डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक उसके पैरों के नीचे एक विशाल नीला मैजिक सर्कल चमक उठा। उसके भीतर रहस्यमयी रून जगमगाने लगे। जादूगर ने उपहास भरे स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास केवल एक ही गॉड टियर समन है? यह सुनते ही दुश्मनों के चेहरों का रंग उड़ गया। जादूगर ने अपनी आंखें उठाईं और कड़कती आवाज में आदेश दिया, प्रकट हो जाओ मेरे सेवक अनुबिस। जैसे ही ये शब्द गूंजे, मैजिक सर्कल से नीली लपटें भड़क उठीं। पूरे मैदान में पाताल की ऊर्जा फैल गई। अगले ही क्षण उन नीली लपटों के बीच से एक विशाल आकृति उभरने लगी। वह था नेदर गॉड समन, अनुबिस। सियार के सिर वाला वह विशालकाय देवता धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयावह चमक थी और उसकी उपस्थिति से धरती तक कांपने लगी। अनुबिस जादूगर के पीछे खड़ा हुआ और एक भयंकर दहाड़ लगाई। उस दहाड़ की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। एक तरफ स्वर्ग का शक्तिशाली आर्कएंजल चेरब खड़ा था और दूसरी तरफ पाताल का भयावह देवता अनुबिस। 2 दैवी शक्तियां आमने सामने थीं। असली महायुद्ध अब शुरू होने वाला था। भाइयों, सच कहूं, एक छोटे क्रिएटर के लिए आपका सपोर्ट और व्यूज बहुत मायने रखते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने की नई मोटिवेशन देता है। ऐसी ही और जबरदस्त एनिमे मानवा कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। अगले ही पल नीली लपटों के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह कोई साधारण अस्तित्व नहीं था। वह था मृत्यु का प्राचीन देवता अनुबिस। उसे अपने सामने खड़ा देखकर यांग वंचुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं।
वह कांपती आवाज में बुदबुदाया, नन नहीं, यह असंभव है। यहां एक और कैसे हो सकता है? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन डर को छुपाने के लिए उसने गुस्से का सहारा लिया। वह जोर से चिल्लाया, भाड़ में जाओ। मैं नहीं मानता कि उसके सभी समन्स इतने शक्तिशाली होंगे। उसने तुरंत अपने धनुष पर बिजली से चमकता हुआ तीर चढ़ाया और पूरी ताकत के साथ अनुबिस की तरफ छोड़ दिया। शू! तीर बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन अनुबिस के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने बस अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसकी दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई। धड़ाम! तीर हवा में ही राख बन गया। उसके टुकड़े तिनकों की तरह चारों तरफ बिखर गए। यांग वंचुन की आंखों में अब साफ डर दिखाई दे रहा था। तभी अनुबिस के पीछे एक सफेद बालों वाला रहस्यमयी जादूगर प्रकट हुआ। वह उसका स्वामी था। अनुबिस ने सम्मान से सिर झुकाया। मालिक, जब से आपने मुझे समन किया है, मेरी शक्ति पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गई है। आप ही मृत्यु के सच्चे राजा हैं। लेकिन जादूगर ने ठंडी आवाज में कहा, हम्फ, चापलूसी बंद करो। फिर उसने सीधे यांग वंचुन की तरफ इशारा किया, उसे खत्म कर दो। अनुबिज तुरंत घुटनों के बल झुक गया। जैसा आपका आदेश मालिक। अगले ही पल उसके हाथ में एक प्राचीन सुनहरा तराजू प्रकट हुआ। एक पलड़े पर धड़कता हुआ दिल था और दूसरे पलड़े पर एक पवित्र पंख। अनुबिस की आंखें लाल चमकने लगीं। उसने यांग वंचुन की तरफ देखते हुए फैसला सुनाया, तुम पापी, जिसने मेरे स्वामी को क्रोधित किया है, देवताओं का न्याय स्वीकार करो। तुमने अपनी शक्ति के घमंड में अनगिनत लोगों को सताया है। तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं और तुम्हारे जैसे काले दिल वाले पापी के लिए सिर्फ एक ही सज्जा है, मौत। जैसे ही तराजू झुका, यांग वंचुन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसने अपने सीने को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल धड़ा एक भयानक जादुई विस्फोट हुआ। यांग वंचुन के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उसका शरीर हवा में उछल गया और फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पास खड़ी एक नीली वर्दी वाली लड़की यह सब बिना पलक झपकाए देख रही थी। यांग वंचुन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मरने से पहले उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, असंभव। यह सोचकर भी नहीं था कि मैं सच में यहीं मर जाऊंगा। उसकी एक बेजान शरीर पड़ा था। सिल्वर बालों वाला युवक उस लाश की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहता है, यांग वांचुन मर चुका है। तुम इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही हो? लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की पेट्रिशिया बिना किसी पछतावे के उदासीनता से उसकी तरफ देखती है और कहती है, वह एक कमजोर इंसान के अलावा और कुछ नहीं था। अगर वह मर गया तो मर गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पेट्रिशिया का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ में थामी हुई जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा, जिससे बिजली की सुनहरी किरणें फूटने लगीं। वह गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, आकाश में चल रहा युद्ध अब तक खत्म हो चुका होगा। तुमने जिस नकली भगवान को बुलाया था वह हमारे लॉर्ड चेरुब के सामने टेक ही नहीं सकता। तभी उसकी स्क्रीन पर उसकी असली पहचान चमकती है। लेवल 59, ग्रैंड सेंटेस, एक एस क्लास जॉब। लेकिन अचानक आसमान में एक भयानक विस्फोट होता है। बादलों को चीरते हुए रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। पेट्रिशिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वह देखती है कि आसमान में उसका शक्तिशाली सुनहरे पंखों वाला देवता लॉर्ड चेरुब परास्त हो चुका है और दुश्मन की नीली शक्तियों वाली देवी उसके ऊपर खड़ी होकर कह रही है, क्या बस इतना ही? यह तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा कमजोर निकला। यह देखकर एमसी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वह पेट्रिशिया के उड़ते हुए होश देखकर मजे लेते हुए पूछता है, तुमने अभी क्या कहा था? पेट्रिशिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीना आ चुका था और वह कांपते हुए सोचती है, ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड चेरुब भी हार गए। वह तो एक सेकेंड ईयर आर्केंजेल थे। उसके सामने खड़ा एमसी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि साक्षात यमराज की तरह लग रहा था, जिसके पीछे एक विशाल और भयानक अनुबिस खड़ा था। एमसी ने हाथ बांधकर रौब से पूछा, तो क्या तुम अब भी मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत रखती हो? मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने का एक मौका देता हूं। पेट्रिशिया अंदर ही अंदर बुरी तरह डर गई। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने मन ही मन एक चाल चली, नहीं, मैं इसे कभी नहीं हरा सकती। मैं अभी सिर्फ आत्मसमर्पण करने का नाटक करती हूं और जैसे ही मौका मिलेगा यहां से भाग जाऊंगी। अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए वह हकलाती है, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं,
लेकिन तभी एमसी के पास खड़ी नीले बालों वाली रहस्यमयी लड़की उसकी चालाकी को भांप लेती है। वह एमसी से कहती है, "हम्म, इसका मुंह कुछ और कह रहा है और इसका दिल कुछ और। ऐसी धोखेबाज को जिंदा रखने का क्या फायदा?" एमसी मुस्कुराता है और अपनी सहयोगी से कहता है, "शांत रहो, डार्क नाइट।" वह पेट्रिशिया के धोखे को अच्छे से समझ रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से नीली कड़कती हुई जादुई ऊर्जा निकलने लगी। वह गंभीर आवाज में बोला, "ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक शपथ लेनी होगी।" जैसे ही उसने अपना जादू चलाया, जमीन दलदल में बदल गई और उसमें से अनगिनत कंकालों के हाथ बाहर निकलने लगे, जो पेट्रिशिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पूरा माहौल पाताल लोक जैसा डरावना हो जाता है। एमसी काल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और आदेश देता है, "अब पाताल की पवित्र नदी की कसम खाओ, मेरे प्रति अपनी वफादारी की शपथ लो, मेरी वफादार सेवक बनो और हमेशा मेरे आदेशों का पालन करो।" पेट्रिशिया चारों तरफ से कंकालों के हाथों से घिर चुकी थी। उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई और अब वह उस खौफनाक जादूगर के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। घने काले धुएं और खौफनाक कंकालों से घिरे हुए इलाके में एमसी के सामने जॉब चेंज टेम्पल की सेंटेस पेट्रिसिया पूरी तरह बेबस खड़ी थी। कंकालों के हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। घबराकर वह चिल्लाई, "दूर रहो, मत भूलो कि मैं अभी भी जॉब चेंज टेम्पल की सेंटेस हूं।" लेकिन उसकी धमकी का एमसी पर कोई असर नहीं पड़ा। ठंडी आवाज में एमसी बोला, "अगर मैंने नेदर रिवर की कसम खा ली तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।" पेट्रिसिया की जादुई छड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। एमसी के चारों तरफ नीली डरावनी ऊर्जा लहरा रही थी। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, "क्या हुआ, खुश नहीं हो? अगर नहीं तो मुझे तुम्हें अभी इसी वक्त नेदर रिवर भेजने में कोई परेशानी नहीं है।" मौत को सामने देखकर पेट्रिसिया के पैर जवाब दे गए। वह घुटनों के बल बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं समझ गई, प्लीज मुझे मत मारो।" अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरी तरह सिर झुका दिया और शपथ ली, "मैं जॉब चेंज टेम्पल की सेंटेस पेट्रिसिया नेदर रिवर की कसम खाती हूं कि आज से मैं एमसी की दासी बनूंगी और हमेशा उसके प्रति वफादार रहूंगी।" जैसे ही यह शपथ पूरी हुई, अचानक एक और आत्मा वहां प्रकट हुई। वह और कोई नहीं बल्कि यांग वांचुन था। गुस्से से पागल होकर वह चीखा, "एमसी, तुम कमीने! वो मेरी मंगेतर है।" फिर उसने पेट्रिसिया की तरफ देखा और चिल्लाया, "बेकार लड़की, तुम्हें तो मेरा बदला लेना चाहिए था।" यह सुनकर एमसी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। वह बोला, "यांग वांचुन, मैंने तुम्हारी आत्मा को सिर्फ इसलिए बचाकर रखा था ताकि तुम यह सब अपनी आंखों से देख सको।" अगले ही पल नीली आग की लपटें उठीं। वांचुन की दर्द भरी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में उसकी आत्मा पूरी तरह राख बन गई। एमसी ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, "अब जब तुम सब कुछ देख चुके हो तो तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे।" पुराने दुश्मन का अंत करने के बाद एमसी ने अपनी नजर पेट्रिसिया पर डाली, जो अभी भी सिर झुकाकर बैठी हुई थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, "तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? क्या मैं तुम्हें टेम कर लूं?" टेम शब्द सुनते ही पेट्रिसिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। टेमिंग, क्या यह मेरे साथ कुछ अजीब करने वाला है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर इस बार खुद एमसी भी हैरान रह गया। सिर खुजलाते हुए वो बोला, "अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम पहले ही नेदर रिवर की कसम खा चुकी हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया?" पेट्रिसिया तुरंत अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।" एमसी ने भी बात को वहीं खत्म किया और गंभीर होते हुए पूछा, "खैर, अब काम की बात करते हैं। तुम्हारा जॉब चेंज टेम्पल यांग परिवार के इतने करीब क्यों मौजूद है?" पेट्रिसिया गंभीर स्वर में बोली, "क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई यांग परिवार के सबसे बड़े युवा मालिक यांग जुआन जल्द ही अपने तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं।" वह आगे बोली, "और अगर वह सफल हो गए तो वह एक होली पैलाडिन एम्पायर बन जाएंगे।" ये नाम सुनकर भी एमसी के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन पेट्रिसिया जानती थी कि इस पद का मतलब क्या है। एक बार होली पैलाडिन एम्पायर बनने के बाद वह पूरे जॉब चेन चर्च के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में शामिल हो जाएंगे। उनका दर्जा सीधे एक कार्डिनल के बराबर होगा। यह सुनकर एमसी के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचते हुए बोला, "दिलचस्प, तो यांग जुआन अपनी क्लास कब बदलने वाला है?" यह सवाल सुनकर पेट्रिसिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ा रहस्य छुपा रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दृश्य बदलता है और अगला पल सीधे जॉब चेंज चर्च की पश्चिम शाखा के मुख्य हॉल में पहुंच जाता है।
पूरा हॉल सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। चारों तरफ भव्य सजावट, शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र और अनगिनत मेहमान मौजूद थे। आज यहां एक ऐसा समारोह होने वाला था जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। मंच पर खड़े एक बुजुर्ग पुरोहित ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज का दिन हमारे जॉब चेंज चर्च के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पुरोहित ने आगे कहा, यांग परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवा मालिक आज होली पैलाडिन एम्पायर के रूप में आगे बढ़ने जा रहे हैं। भीड़ अचानक उत्साह से भर उठी। उसी समय लोगों के बीच से एक नीले बालों वाला युवक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि यांग जुआन था, लेवल 60 का ए रैंक योद्धा। एक ऐसा जीनियस जिसे लोग होली लाइट पैलाडिन के नाम से जानते थे। उसे देखते ही चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। होली पैलाडिन एम्पायर, ये तो एक पौराणिक क्लास है। अगर वह सफल हो गया तो अपनी रैंक के लगभग सभी योद्धाओं से अजेय हो जाएगा। शायद आज के बाद दुनिया की ताकत का संतुलन ही बदल जाए। हर कोई यांग जुआन की सफलता का गवाह बनने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में जश्न नहीं बल्कि गणना और साजिश छिपी हुई थी। उनमें से एक थी 7 स्टार्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट बाइलियान। हाथ में वाइन का ग्लास लिए वह शांत नजरों से पूरे समारोह को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इतने बड़े क्लास चेंज समारोह को खुलेआम आयोजित करने में आपको डर नहीं लगता? उसकी आवाज में छिपा अर्थ सुनकर आसपास खड़े लोग सतर्क हो गए। बाहिलियान आगे बोली, क्या आपको नहीं लगता कि कोई इस समारोह को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है? फिर उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आखिर यांग परिवार के दुश्मनों की कोई कमी तो है नहीं, और जहां तक मुझे याद है उनका एक भगोड़ा सदस्य अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। यह सुनते ही माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन यांग परिवार के एक समर्थक ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, प्रेसिडेंट बाइलियान, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। उसने पूरे हॉल की तरफ इशारा किया। इस पश्चिमी शाखा हॉल की हर ईंट को सुबह से उच्च स्तरीय दैवीय कलाओं और शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षित किया गया है। यहां बिना अनुमति के कोई घुस ही नहीं सकता। परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। उसके शब्दों में पूरा आत्मविश्वास था, लेकिन उसे क्या पता था कि अक्सर सबसे मजबूत किले भी अंदर से टूटते हैं। और इस समय एक ऐसा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था जो पूरे समारोह को खून और आग के मैदान में बदल सकता था। वेदी के सामने खड़ा यांग जुआन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए खड़ा था। आज उसका सबसे बड़ा दिन था। कुछ ही देर में वह अपनी क्लास बदलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला था। मंच पर मौजूद मुख्य पादरी ने गर्व से घोषणा की, यहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इस जगह में घुसना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन कभी कभी किस्मत को इंसानों का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आता। अचानक पूरे हॉल का माहौल बदल गया। हवा भारी होने लगी। एक अजीब सा दबाव हर दिशा में फैल गया। मौजूद मेहमानों के चेहरे बदलने लगे। एक महिला ने घबराकर अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरा शरीर, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ रहा हो। अगले ही पल एक बर्फीली ठंड पूरे हॉल में फैल गई। वह ठंड सीधे हड्डियों तक उतर रही थी। महिला डरकर चिल्लाई, ये कैसी ठंड है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां जम रही हों। अब तक पूरे हॉल में बेचैनी फैल चुकी थी। तभी प्रवेश द्वार की तरफ लोगों की नजर गई। वहां काला धुआं उठ रहा था, गहरा, भारी और मौत की गंध से भरा हुआ। नीली और काली लपट्टें उस धुएं के चारों ओर नाच रही थीं। उस दृश्य को देखते ही मुख्य पादरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये तो अनडेड एनर्जी है। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वह वही मोस्ट वांटेड व्यक्ति है? पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। फिर काले धुएं के बीच से एक आकृति दिखाई दी। सफेद बाल, ठंडी नजरें और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। वह और कोई नहीं बल्कि एमसी था। उसके पीछे अनगिनत कंकाल खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उसके साथ चल रही हो। एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसकी नजर सीधे यांग जुआन पर जा टिकी। होठों पर मुस्कान लाते हुए वह बोला, यांग जुआन, आज तुम्हारा सबसे बड़ा दिन है ना? वही दिन जब तुम अपनी क्लास चेंज करने वाले हो। पूरा हॉल उसकी आवाज सुन रहा था। एमसी की मुस्कान और गहरी हो गई। इसीलिए तुम्हारा प्यारा छोटा भाई खुद यहां आया है। कुछ पल रुककर उसने कहा, तुम्हें बधाई देने के लिए। हॉल में मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि एमसी के ठीक पीछे एक सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी।
उसकी खूबसूरती सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन लोगों की नजर उसके गले पर जाकर रुक गई। वहां एक कॉलर बंधा हुआ था। लड़की का चेहरा शर्म और बेबसी से लाल पड़ा था। वह नजरें झुकाए खड़ी थीं। उसे देखते ही मुख्य पादरी की सांस अटक गई। सेंटेस पेट्रिसिया। यांगजुआन भी अवाक रह गया। कुछ पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुख्य पादरी गुस्से से चिल्लाया, तुमने सेंटेस पेट्रिसिया के साथ क्या किया? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उधर यांग जुआन का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, पूरा शरीर चमकती हुई बिजली से घिर गया। कड़कड़ाती ऊर्जा उसके चारों तरफ फैलने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नसें उभर आईं। फिर वह गुस्से में दहाड़ा, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज से पूरा हॉल कांप उठा। एक तरफ चर्च का भविष्य माना जाने वाला यांग जुआन था, और दूसरी तरफ वह इंसान जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। दोनों भाइयों की नजरें आपस में टकराईं, और उसी पल सबको एहसास हो गया कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी। ये एक ऐसा युद्ध होगा जो पवित्र चर्च की नींव तक हिला देगा।